प्रधानमंत्री ने इंजीनियर्स डे पर सभी अभियंताओं को दी बधाई, योगदान को सराहा। वीडियो साझा करते हुए कहा, इंजीनियर्स का अथक समर्पण हमारे देश की प्रगति की रीढ़। पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। अधिसूचना जारी, 27 सितंबर के प्रभाव से नियुक्त। झारखंड समेत देश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आज से हो रहा आगाज। 2 अक्टूबर तक स्वच्छता को लेकर आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। और राज्य के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। आज भी राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने इंजीनियर्स डे पर सभी अभियंताओं को बधाई दी। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि उनका नवोन्मेषी दिमाग और अथक समर्पण हमारे देश की प्रगति की रीढ़ है। बुनियादी ढांचे के चमत्कारों से लेकर तकनीकी सफलताओं तक उनका योगदान हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। बुनियादी ढांचे के चमत्कारों से लेकर तकनीकी सफलताओं तक आप सभी का योगदान हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया है। भारत की भूमि इंजीनियरिंग की प्रयोगशाला रही है। भारत में कई ऐसे इंजीनियर हुए जिन्होंने अकल्पनीय को कल्पनीय बनाया और इंजीनियरिंग की दुनिया में चमत्कार कहे जाने वाले उदाहरण प्रस्तुत किए। महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। कावेरी नदी पर उनके बनाए कृष्णराज सागर बांध से आज भी लाखों की संख्या में किसान और जन सामान्य लाभान्वित हुए। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। अब जब हम इंजीनियर डे मनाते हैं तो हमें भविष्य के लिए भी सोचना चाहिए। बदले हुए युग में हमने किन किन नई चीजों को सीखना होगा, सिखाना होगा, जोड़ना होगा। ऐसी अनेक बातें जब इंजीनियर डे मनाते हैं तो जरूर हमने सोचनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक अन्य ट्वीट में कहा कि इंजीनियर्स डे पर हम दूरदर्शी इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो पीढ़ियों को नव प्रवर्तन और राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिक्काबल्लापुरा की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं, जहां साल की शुरुआत में अपनी यात्रा के दौरान पीएम ने सर एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि दी थी। विश्वकर्मा जयंती पर शुरू होने वाली केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का इंतजार गिरिडीह के नाई समाज से लेकर बिल्डिंग करने वाले सभी कामगारों को है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से गिरिडीह के कामगारों में नई आस जगी है तथा वे इस योजना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डुमरी प्रखंड में गाड़ी की बॉडी बिल्डिंग बनाने वाले श्याम विश्वकर्मा में भी इससे नई ऊर्जा का संचार हुआ है तथा वे कामगारों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता के कायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर 17 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी आम जनता के लिए, देशवासियों के लिए जो कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। वहीं विनोद कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा गरीबों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। ये योजना भी गरीबों का भाग्य बदलेगी। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा समाज के लिए एक नई योजना लेकर आ रहे हैं। इसमें विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए काफी लाभ। नाई का काम करने वाले भी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर खासे उत्साहित हैं। हमारे
इस देश के लिए सोचा कि जो विश्वकर्मा योजना है उसके तहत जो 17 तारीख को आने वाली है उससे अनेकों लोगों को लाभ मिलेगी। इसके लिए मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगामी 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए लगभग 15 से 17 हजार करोड़ रुपए की इस योजना की शुरुआत करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इससे समाज के एक बड़े वर्ग का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा, साथ ही उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने स्थानीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक, विभिन्न वार्डों और डायलिसिस सेंटर का जायजा लिया तथा जरूरी निर्देश दिए। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल के निरीक्षण करने के दौरान सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार समेत कई डॉक्टर और पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर उन्होंने आवश्यकता अनुसार अस्पताल में और सुविधाएं बढ़ाने पर बल दिया ताकि अधिक से अधिक मरीजों का इलाज हो सके। मैंने दोनों डॉक्टरों को कहा है कि बड़ा अच्छा यहाँ काम हो रहा है, मरीजों को बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी हम लोग डायलिसिस सेंटर में थे जहाँ निःशुल्क डायलिसिस रोज के 24 लोगों को मिल रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब का कहना था कि यहाँ और भी अगर बेड्स लग जाएं तो लोगों को और सुविधा मिलेगी, और मैंने कहा कि जरूर ऐसा प्रस्ताव लाइए, हम लोग और डायलिसिस कैपेसिटी की सुविधा देंगे। राज्य सरकार ने पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया कि नीरज सिन्हा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में अध्यक्ष के पद पर 27 सितंबर के प्रभाव से नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2020 में शुरू हुई इस योजना ने मत्स्य पालन क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। इस योजना से मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली है। मत्स्य पालन क्षेत्र में नई जान फूंकने, मछुआरों के कल्याण और मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में की गई बड़ी पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत की थी। इन 3 वर्षों के दौरान इस योजना ने जमीन पर बड़े बदलाव को सुनिश्चित करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत अब तक के सबसे अधिक 20,050 करोड़ रुपए के निवेश से हुई। योजना के तहत अब तक 16,924.02 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं की मद में 15,335.09 करोड़ रुपए और केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के 1,588.93 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस पहल की शुरुआत के बाद जमीन पर इसका सकारात्मक प्रभाव लगातार देखा गया। मत्स्य पालन क्षेत्र के हितधारकों के लिए ये योजना बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। योजना की प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो इसने मछली उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में बुनियादी ढांचे का विकास करने, देश भर में घरेलू मछली की खपत को बढ़ाने और मछुआरा समुदायों की आजीविका और कल्याण को प्राथमिकता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि गतिविधियां भोजन, पोषण और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और देश के लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मछली किसानों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण साधन भी हैं। वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। जलीय कृषि उत्पादन में वैश्विक स्तर पर भारत दूसरे स्थान पर है। भारत शीर्ष झींगा उत्पादक और समुद्री खाद्य निर्यातक राष्ट्रों में से एक है। मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों के दौरान मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई बड़े सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इस दिशा में कुछ प्रमुख पहलों की बात करें तो इनमें 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से नीली क्रांति योजना की शुरुआत के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और 7,522 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड का सृजन और उसके बाद जून 2019 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए नए मंत्रालय का निर्माण शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विधायक मनीष जायसवाल ने हजारीबाग सदर प्रखंड के सलगावा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मिट्टी संग्रह अभियान चलाया।
इस दौरान कलश लेकर गांव में भ्रमण कर ग्रामीणों से मिट्टी एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम भारतीय एकता व अखंडता के प्रतीक हैं। देखिए दादी मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर बोकारो में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रत्येक घर से एक चुटकी मिट्टी संग्रह करने में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। बोकारो में मेरी माटी मेरा देश अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जिले के जरीडीह प्रखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक घर से एक एक चुटकी मिट्टी संग्रह किया। अपने घर आंगन में शहीदों के नाम एक चुटकी मिट्टी देते हुए लोग भावुक हो उठे। हमारे घर घर का माटी जो मेरे शहीद भाइयों के लिए जा रहा है वो हमारे घर का बात है कि हम भी उसमें शामिल हैं। घर घर का मिट्टी झारखंड का पूरे बने अयोध्यावासी जा रहे हैं और जो मोदी जी ये हम लोग के लिए पार्क जहाँ जो भी बना रहे हैं बहुत अच्छे से देख रहे बना रहे हैं। घर की माटी से शहीद आदमी के लिए पेड़ पौधा लगे तो अच्छा है और मोदी जी की सरकार की तरफ से बहुत अच्छी की बात है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अर्जुन सिंह ने बताया कि मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर से मिट्टी संग्रह कर रहे हैं ताकि इस पावन कार्य में सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो। भारतवर्ष के आजादी में शहीद हुए शहीदों को एक नई तरह से जो है सो सम्मान देने का मोदी जी ने एक प्रयास किए हैं। उस प्रयास में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन के साथ लगे हुए हैं, प्रत्येक घर से मिट्टी संग्रह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर झारखंड समेत देश भर में चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान से जनमानस में देश प्रेम की भावना का संचार हुआ तथा वे शहीदों के सम्मान में इस अभियान से अनवरत जुड़ रहे हैं। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। थोक मुद्रास्फीति में लगातार 5वें महीने अगस्त में गिरावट आई और ये 0.52% नीचे रही। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल से 0 से नीचे बनी है। प्रतिशत रही। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर अप्रैल से 0 से नीचे है और जुलाई में 1.36% थी। पिछले साल अगस्त 2022 में ये 12.48% थी। अगस्त 2023 में मुद्रास्फीति की नकारात्मक दर मुख्य रूप से पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में खनिज तेल, बुनियादी धातुओं, रसायन और रसायन उत्पादों, कपड़ा और खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है। साहिबगंज जिला बिजली संकट से जूझ रहा है। साहिबगंज ग्रिड में फॉल्ट आने के कारण साहिबगंज की बिजली पिछले 15 घंटे से बंद है। देवघर से स्पेशलिस्ट मिस्त्री की टीम साहिबगंज के लिए रवाना हुई है, पर आज दोपहर तक बिजली बहाल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट समेत पूरे जिले में बिजली नहीं है। साहिबगंज ग्रिड में स्थानीय लोग पहुंचकर जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है इस पुरस्कार के लिए नामांकन कर सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन का आज अंतिम तिथि है। कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है, भारत में रहता है और 18 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं है, पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर नामांकन कर सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, जोश और उत्साह की सराहना करने के लिए हर वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन करता है। स्वच्छ भारत दिवस की प्रस्तावना के रूप में स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण मंत्रालय की तरफ से संयुक्त रूप से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 23 के बीच वार्षिक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस पखवाड़े का लक्ष्य भारतीय स्वच्छता लीग
2.0 सफाई मित्र सुरक्षा शिविर और सामूहिक स्वच्छता अभियान जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से देश भर में करोड़ों नागरिकों की भागीदारी जुटाना है। स्वच्छता ही सेवा 2023 का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री के साथ ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आवासीय कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देशानुसार परियोजना निदेशक ITDA संजय कुमार भगत की अध्यक्षता में बिरसा कॉलेज के बहुउद्देशीय भवन में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यालय स्तर से छात्र छात्राओं के पंजीयन और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर परियोजना निदेशक ने कहा कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ई-कल्याण पोर्टल 2 महीने पूर्व से खुला है। उन्होंने निर्देश दिया कि 20 अक्टूबर तक पोर्टल पर छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन सहित अन्य सूचनाएं अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। इसरो के पहले अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 ने चौथी सफल छलांग लगाई है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बात की जानकारी दी है। इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि आदित्य L1 ने अर्थ ऑर्बिट को चौथी बार बढ़ाने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मॉरिशस, बेंगलुरु, SDSC, SHAR और पोर्ट ब्लेयर में इसरो के ग्राउंड स्टेशनों ने इस ऑपरेशन के दौरान आदित्य L1 को ट्रैक किया। इसरो ने कहा कि आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाने की अगली कार्रवाई 19 सितंबर को लगभग 2 बजे तय है। इसके बाद आदित्य L1 की ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 की ओर पृथ्वी से विदाई हो जाएगी। आदित्य L1 पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है जो पहले सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के चारों ओर एक ऑर्बिट में सूर्य का अध्ययन करेगी। काले और सफेद से लेकर जीवंत रंगों तक, एकल चैनल से लेकर विविध गुलदस्ते तक दूरदर्शन इतिहास बनने का गवाह रहा है। 64 वर्षों से भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने पर गर्व है और यह बढ़ता जा रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम का मूल मंत्र और ये सिग्नेचर ट्यून आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। भले ही आज टीवी चैनलों और कार्यक्रमों की बाढ़ आ गई हो, लेकिन दूरदर्शन की पहुंच का मुकाबला करना अभी भी किसी के बस की बात नहीं है। दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है। भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी भी दूरदर्शन से ही शुरू होती है। 15 सितंबर 2023 को दूरदर्शन की स्थापना के 64 वर्ष पूरे हो गए हैं। दरअसल इसी दिन 1959 को प्रायोगिक तौर पर दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। 1965 में ये एक सेवा बन गया जब दूरदर्शन ने देश की राजधानी नई दिल्ली और उसके आसपास के घरों के टेलीविजन सेट तक पहुंचने के लिए सिग्नल प्रसारित करना शुरू किया। 1972 तक दूरदर्शन की सेवाएं मुंबई और अमृतसर तक और फिर 1975 तक 7 अन्य शहरों तक बढ़ा दी गयी। 1 अप्रैल 1976 को ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक अलग विभाग बन गया। 1982 में दूरदर्शन के राष्ट्रव्यापी प्रसारण की शुरुआत हुई और एशियन गेम्स की पूर्व संध्या पर दूरदर्शन श्वेत श्याम से रंगीन हो गया। देश की कई पीढ़ियां दूरदर्शन देखकर बड़ी हुई हैं। जहां तक समाचारों की विश्वसनीयता और लोक प्रसारक की भूमिका और मनोरंजन के माध्यम की बात है, दूरदर्शन का कोई मुकाबला नहीं है। रामायण, महाभारत, चित्रहार, रंगोली, हम लोग, बुनियाद, कृषि दर्शन से पुराने दौर के कार्यक्रमों से लेकर आज के समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की हाईटेक कवरेज की बात हो, दूरदर्शन सभी आयु वर्ग के लोगों का पसंदीदा प्रसारण माध्यम बना हुआ है। जहां तक स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर कार्यक्रमों का सवाल है, ये देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को समृद्ध बनाने में भी बड़ा योगदान कर रहा है। कोविड लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन ने दर्शकों की संख्या के मामले में नए रिकॉर्ड बनाए। स्वतंत्रता दिवस समारोह हो या गणतंत्र दिवस परेड, दूरदर्शन के प्रसारण का कोई जवाब नहीं। G20 शिखर सम्मेलन की सबसे शानदार कवरेज भी दूरदर्शन ने ही की। दूरदर्शन ने अकेले हमें इतना कुछ दिया है कि आज के 100 चैनल मिलकर भी नहीं दे सकते। इसकी विश्वसनीयता ही इसकी USP है। दूरदर्शन ने समय के साथ नई प्रौद्योगिकी को अपनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दूरदर्शन ने तेजी से जगह बनाई है।
ब्रेकिंग न्यूज देने की होड़ के दौर में भी दूरदर्शन ने सटीक, विश्वसनीय और ताजा जानकारी देने की अपनी परंपरा को कायम रखा है। 64 साल का लंबा सफर तय करते हुए दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में से एक बन चुका है और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने सभी योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कम आवेदन प्राप्त होने पर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे इस दिशा में विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से संपर्क कर छात्र छात्राओं को आवेदन भरना सुनिश्चित करें। शौक और पैशन को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती और अगर अपने शौक के जरिए खुद को आत्मनिर्भर बना लिया जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कोडरमा की कंचन भदानी ने। जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं और काम धंधों से मुक्त होकर आराम की जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं, उम्र के इस पड़ाव में कोडरमा के झुमरी तिलैया की कंचन भदानी ने न सिर्फ अपने शौक और पैशन को जिंदा रखा है बल्कि खुद को आत्मनिर्भर बनाने के साथ समाज की दूसरी महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद में जुटी हैं। बचपन से अपनी दादी नानी और माँ से सीखी क्रोशिया वर्क के जरिए कंचन खिलौने बनाकर अपने सपने को पूरा कर रही हैं। मैं तो खैर इसे बचपन से जानती थी और मेरी मदर इन लॉ, हमारी मम्मी, हमारी नानी सब क्रोशिया वर्क करती है, तो उन लोग से ही मैंने सीखा था खास करके। और इन लोग को महीना भर चाहे 40 दिन का ट्रेनिंग देकर मैंने इन लोग को ट्रेन किया और जब ये अच्छी तरह ट्रेंड हो जाती है तब मैं इसे जो इसका मटेरियल है मैं इसे अवेलेबल करवाती हूँ और इन लोग से बनवाती हूँ। कंचन अब तक 100 से ज्यादा महिलाओं और युवतियों को क्रोशिया के जरिए खिलौने बनाने की ट्रेनिंग दे चुकी हैं और यह सिलसिला अनवरत जारी है। ऊन और रुई को क्रोशिया और इन औजारों की मदद से आकर्षण खिलौने में तब्दील किया जाता है। कंचन ट्रेनिंग के बाद उन महिलाओं को खिलौने बनाने का ऑर्डर भी देती हैं, जिससे इन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है। तो मुझे अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे सीखने के लिए आई हूँ ताकि मैं भी इसे बना के अपने घर में बच्चों को दे सकूं। प्रोडक्ट तैयार करके हम लोग आंटी के देते हैं, जिस तरह का गुड़िया रहता है, खिलौना रहता है, उसी तरह हम लोग को वो प्राइस देती है। ऊन और रुई के बने इन खिलौनों की बाजार में काफी डिमांड भी है। यह सॉफ्ट होने के कारण छोटे बच्चों के लिए भी अच्छा है। अब तक कंचन और इन महिलाओं ने 5000 से ज्यादा खिलौने का निर्माण कर लाखों रुपए की आमदनी भी की है। और यहाँ पे आके जो समय बचता है उसे यहाँ पे सिखाने के लिए भी और सीखने के लिए भी बहुत कुछ है और यहाँ से 2 पैसा हम लोग ले जाके आर्थिक सहयोग भी घर में हम करते। कोलकाता की रहने वाली कंचन भदानी साल 1982 में मायका व्यवसायी गोपाल भदानी से शादी होने के बाद कोडरमा आई। परिवार और बच्चों के पालन पोषण के कारण अपने इस शौक को पूरा करने के लिए कंचन को कई सालों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब उनके बच्चे सेटल हो गए तब उन्होंने अपने इस पैशन को फिर से शुरू किया और परिवार और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाली महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। ये सभी को सिखाती भी हैं, उसके बाद अच्छी तरह से ट्रेंड करके ये लोगों का आर्थिक आमदनी भी हो जाता है। कंचन भदानी द्वारा तैयार इन खिलौनों की मार्केटिंग सोशल मीडिया के जरिए होती है और ऑनलाइन बाजार में ये खिलौने उपलब्ध हैं। एक खिलौने को पूरी तरह से तैयार करने में 1 से 2 दिन का समय लगता है और यह पूरी तरह हाथों के हुनर से तैयार किया जाता है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। गढ़वा के मेराल में लगभग 77 मिलीमीटर वर्षापात हुआ। इस अवधि में राज्य में मानसून सामान्य रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने आज राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 1 जून से 14 सितंबर तक 34% कम मानसूनी बारिश हुई है। क्षेत्र है उसके राज्य के कई जिलों में बरसात के मौसम में डेंगू मलेरिया का भी प्रकोप देखा जा रहा है। कोडरमा जिले में भी 7 डेंगू मरीज पाए गए हैं। संतोष की बात यह है कि उनकी हालत चिंताजनक नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा इस पर नजर बनाए हुए है। डेंगू से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में अलग वार्ड बनाया गया है और जिले में डेंगू की रोकथाम के लिए जिले भर में फॉगिंग कराई जा रही है। इसके अलावा अन्य एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। है वो अभी 7 केस मिला है और लोगों को 4 जगह चारों ब्लॉक में जो है तो एमटीएस को मैंने कहा है कि सभी जगह जो गैर सरकारी और सरकारी जो भी संस्थाएं हैं और जो भी लैब है उससे जांच जो हो रही है उससे सारा रिपोर्ट कलेक्ट करें और डेली इवनिंग में 5 बजे उस सबमिट करें जिससे मैं राज्य को भेज सकूं। स्थल जांच के लिए जेई को वहां भेज के एस्टिमेट बनाया जाएगा, उसके उपरांत कार्य संपन्न कर लिया जाएगा। जल्द से जल्द हमारे कोशिश। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने इंजीनियर्स डे पर सभी अभियंताओं को दी बधाई, योगदान को सराहा। वीडियो साझा करते हुए कहा, इंजीनियर्स का अथक समर्पण हमारे देश की प्रगति की रीढ़। पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। अधिसूचना जारी, 27 सितंबर के प्रभाव से नियुक्त। झारखंड समेत देश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आज से हो रहा आगाज। 2 अक्टूबर तक स्वच्छता को लेकर आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। और राज्य के अधिकांश हिस्सों में मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। आज भी राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में भारी बारिश की चेतावनी।